today we are going to compile our topic partnership firm. So we have types of partners, our topic. So there are two types of partner in the firm. First one, those partners those who are working partner, and second those who are non-working partner. Okay, some partner invest money in the firm and they have share in the profit. जो पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट में भी शेयर होगा, उन्हें हम फुल फ्लेज पार्टनर बोलते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से पार्टनर है। कुछ फर्म ऐसे होते हैं जो हम स्पेशल, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल मोटिव के लिए हम रखते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि उनको पैसा लगाना पड़ेगा फर्म के अंदर, ना ही उनका एम जो है प्रॉफिट लेना हो सकता है। वो भी क्या पता किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमारे फर्म में पार्टनरशिप करके आए हों, उन्हें हम बोलते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। तो दो तरह के पार्टनर है, एक होता है फुल फ्लेज पार्टनर, एक होता है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। सो फर्स्ट वन इज फुल फ्लेज पार्टनर। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है एक्टिव पार्टनर। बेटा एक्टिव मतलब कि जो ऑलरेडी डेली एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, फर्म में डेली आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है मनी को, सारे अफेयर देख रहा है, प्रॉफिट भी लॉस भी, और जिसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, उसे हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ये पार्टनर जो है प्रिंसिपल है और एजेंट भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है अपने सारे के लिए। सेकंड होता है बेटा स्लीपिंग और डोरमेंट। स्लीपिंग यानी कि सोया हुआ, डोरमेंट जिसको सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ वो अनजान है। ये वो पार्टनर होते हैं जो फुल फ्लेज तो हैं बट दे डोंट हैव एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इन द एडमिनिस्ट्रेशन। पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी लेंगे, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन उनका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सिर्फ उन लोगों ने पैसा लगाया और साइड में हो गए। जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्सन की मान लो कई जगह पे पार्टनरशिप है, ठीक है, लेकिन वो उन जगह पे जाता नहीं है, बहुत कम जाता है सिर्फ देखने के लिए। उसके बाद बेटा आते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट यानी कि नाम से क्लियर है, सीक्रेट है यानी कि पब्लिक को नहीं पता कि ये पर्सन जो है हमारा पार्टनर है। तो पार्टनर इज नोन एज सीक्रेट। एक पार्टनर सीक्रेट तब कहा जाता है जिसका रिलेशन जो फर्म के साथ है आम आदमी, आम जनता से अननोन है, आम जनता को नहीं पता कि वो हमारा पार्टनर है। उसके बाद आता है बेटा नॉट फुल फ्लेज, जो फुल फ्लेज नहीं है। इसके अंदर आते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स डोंट इन्वेस्ट एनी मनी। ना तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना ही इन लोगों का प्रॉफिट और लॉस में कोई भी शेयर होता है, और ना ही इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर होता है। लेकिन ये जो है पार्टनर, ये पार्टनर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी पर्सनल गुडविल होती है, यानी कि इन लोगों की वैल्यू होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम इनको पार्टनर बना देते हैं। जैसे एग्जांपल है कि फादर है मान लो एक, वो पार्टनर बन जाता है अगर मान लो उसका बेटा बिजनेस स्टार्ट करता है। वो नॉमिनल पार्टनर है क्योंकि फादर की जानकारी तो बेटे से ज्यादा ही होगी ना, ऑब्वियसली, एज भी है, एक्सपीरियंस भी है। पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। कई बार क्या होता है, एक पर्सन जो है ना पार्टनरशिप में नहीं है, लेकिन उसके वर्ड्स जो है वो पार्टनर बना देते हैं उसको। जैसे कि मान लो हम पार्टनर है ए, बी और सी, तो एक डी पर्सन है, उसने हमारे कहने पे हमें लोन दिलवा दिया बैंक से, और बैंक को बोल दिया कि मैं पैसे दे दूंगा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं लाइबल हो जाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये तीनों पैसे नहीं देंगे तो मैं दूंगा, गारंटर बन गया एक तरह से। तो पार्टनर वो माना गया, हालांकि इसलिए पार्टनर नहीं है वो, तो उसके कहने पे हमें लोन मिला है। उसके बाद लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एक अमाउंट तक। मान लो 1 लाख रुपीज लगाया तो 1 लाख रुपीज तक का ही उसकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है। जितनी मनी लगाई है वहां तक उसकी लाइबिलिटी है। उसके बाद माइनर पार्टनर। माइनर पर्सन वो पर्सन होता है जो 18 साल से कम हो। 18 साल के बाद वो मेजर बन जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ बन सकता है ओनली फॉर द प्रॉफिट पर्पस। अगर फर्म को लॉस हो गया तो माइनर से हम रिकवर नहीं करेंगे, उसकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, जैसे माइनर है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनर से एक एक्स्ट्रा स्टेप है, यहाँ पे लाइबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाती है अदर पार्टनर की तरह। लेगा तो वो प्रॉफिट ही, ठीक है ना उसका कोई हक होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। माइनर से थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रॉफिट लेगा सिर्फ फर्म का, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी लेगा और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो बेटा ये कुछ नॉन फ्लेज, फुल फ्लेज और फुल फ्लेज का जो एग्जाम्पल थे। उसके बाद हम माइनर की स्टडी करते हैं। ओके, माइनर इज दोज पर्सन हु इज लेस देन 18। 18 साल से कम जो भी होगा वो माइनर होगा बेटा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो है पार्टनर माइनर बना सकते हो आप, माइनर को पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाओगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। वैसे तो नहीं बन सकता, लेकिन वो बन सकता है ओनली फॉर द प्रॉफिट, दूसरों की सहमति से, अदर पार्टनर की सहमति से। तो माइनर पार्टनर हो सकता है लेकिन फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है, नॉन फुल फ्लेज पार्टनर मानते हैं इसको। अब दो तरह के केसेस है बेटा इसके अंदर भी। एक तो है पोजीशन ऑफ माइनर
पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, 18 साल के होने के बाद, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी 18 साल से पहले, 18 साल के पहले क्या पोजीशन होगी माइनर की और उसके बाद क्या पोजीशन होगी वो पढ़ते हैं। अब पहले पढ़ते हैं 18 साल से पहले की क्या पोजीशन होगी और उसके अधिकार क्या क्या है, राइट क्या क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट का, एसेट का, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी उसका है, एसेट को सेल करके जो पैसा है वो भी उसका है, जो भी पैसे लगाया है, यानी कि लॉस में कोई भी लिंक नहीं है, ओनली प्रॉफिट में है। वो बुक्स को चेक कर सकता है, किसी पे दूसरे पार्टनर पे जो है केस कर सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तो राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ये है लिमिटेड बिल्कुल, क्योंकि उसने पैसा जो इन्वेस्ट किया उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उससे ज़्यादा हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बेटा आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, 18 साल के होने के बाद वो नॉर्मल पार्टनर की तरह बन जाता है। एक नोटिस जो है 6 मंथ का दिया जाता है आफ्टर मेजोरिटी के, हाँ मैं 18 साल का हो चुका हूँ या उससे ज़्यादा हो चुका हूँ, तो वो नोटिस देने के बाद जो है, अगर नोटिस ना भी हो, अगर कंसीडर ना भी हो, तो फुल फ्लेज पार्टनर वो माना जाएगा। अब कब माना जाता है, इसके भी केस है। व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन इन पार्टनर, अगर वो 18 साल का हो गया तो आपसी सहमति है हमारी कि हाँ अगर उसको पार्टनर बनना है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, उसको लॉस में भी शेयर करना पड़ेगा और वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा अपने सारे एक्ट के लिए। तो बेटा वो तो पार्टनर नॉर्मल बन ही गया ना, 18 साल का होने के बाद वो तो नॉर्मल पार्टनर है, तो उसकी जो आम पार्टनर की जो वैल्यू है वही उसकी वैल्यू रहेगी। व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन, जब सभी ने नहीं रह सकता तो जो उसकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो माइनर की होगी, जब तक उसकी पब्लिक नोटिस ना आ जाए, वो 6 महीने वाला पीरियड था तब तक वो माइनर है। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस, अपना नोटिस दे दिया कि मैं नहीं पार्टनर बन रहा, 18 साल का हो गया हूँ मैं, तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो स्यू कर सकता है, केस कर सकता है अदर पार्टनर्स पे शेयर इन द एसेट एंड प्रॉफिट के लिए आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। मेजोरिटी लेने के बाद वो दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट भी ले सकता है, शेयर भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस भी कर सकता है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जो है बेटा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रिटर्न एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, पार्टनर का नेम एंड एड्रेस होता है, कौन कौन पार्टनर है, कहाँ कहाँ उनका एड्रेस है, क्या क्या नाम है, क्या हमने पार्टनरशिप का नाम रखा, वो सब। सबसे पहले फर्म का नेम, फिर पार्टनर्स का नेम, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये कितने टाइम के लिए हम बना रहे हैं, स्पेशल पर्पज के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए, नेचर क्या है उसका, यानी कि लोकल लेवल पे एक्टिविटी कर रहे हो, नेशनल लेवल पे कर रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, कितनी कितनी कैपिटल किस पार्टनर ने कंट्रीब्यूट की, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितनी है, किस पार्टनर को हम कमीशन देंगे, किसको हम सैलरी देंगे, सैलरी भी देनी पड़ती है बेटा कुछ पार्टनर्स को, कोई पार्टनर अगर हमारा मैनेजर है तो उसको कमीशन भी देनी पड़ती है। लोन कोई पार्टनर को हम कितना देंगे या कोई पार्टनर हमें फर्म को कितना लोन देगा, ड्राइंग कैसे निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, उस इंटरेस्ट, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट, यानी कि चेकिंग कब होगी, सीए चेक करता है, किसी पार्टनर के राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है, जैसा मैंने अभी पढ़ा। एडमिशन रिटायरमेंट की कंडीशन क्या है, कंसेंट से होता है हमेशा। गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यू पार्टनर एंटर होगा या कोई पार्टनर, बेटा इसमें कंडीशन होती है गुडविल की, जब नया पार्टनर आता है तो उसकी गुडविल कैसी रहेगी, नए पार्टनर की रिटायरमेंट एडमिशन हुआ, नए पार्टनर का एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिटायरमेंट हुई, कोई सेपरेट हो गया, डिसोल्यूशन यानी कि फर्म हमने बिल्कुल बंद कर दी, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो रही है तो उसका सक्सेशन यानी कि उसका जो वारिस है, ठीक है, उसका जो लीगल हेयर है उसको हमने क्या क्या कंडीशन देनी है, डिसीज पार्टनर के सक्सेसर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना, वो सब बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें लिखना होता है। वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, अगर कोई भी वायलेट करता है, कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसके अगेंस्ट चलता है, सो वी हैव डेफिनेटली इन पार्टनरशिप इट्स मेंशन वी कैन टेक एन लीगल एक्शन। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। बेटा आर्बिट्रेशन होता है सहमति करवाना, फैसला करवाना, जब भी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन द पार्टनर्स, तो आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट करते हैं, एक पर्सन होता है जो सॉर्ट आउट करता है इन मैटर्स को। उसके बाद बेटा पॉइंट आता है फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके कुछ स्टेप्स हैं, हालांकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फंड, सो वी कैन गेट लॉफुल टर्म्स। लॉफुल लीगल नेचर में आने के लिए हमें पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए। तो इसका कुछ प्रोसीजर है, हमारे पास सबसे पहले नेम ऑफ़ द फर्म होनी चाहिए, रजिस्ट्रार के पास हमें सब डिटेल्स भेजनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं ना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भेजना पड़ता है, एक रजिस्ट्रार होता है फर्म्स का, उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, जो भी फॉर्म हमने फिल करना है, नेम ऑफ़ द फर्म आप क्या रखना चाह रहे हो, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, जैसे आपने कभी देखा है बुक के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पार्टनरशिप तो नहीं है, नॉर्मल बुक है, आपको दिखाता हूँ। जैसे बेटा ये रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हुआ है इस बुक का, पब्लिश बाय अंसारी न्यू दिल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो ऐसे हम पार्टनरशिप के अंदर भी बेटा हम रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस सब लिखते हैं। वैसे कॉर्पोरेट ऑफिस तो नहीं होता पार्टनरशिप का, नॉर्मल फर्म का ऑफिस होता है और रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आती हैं।
उसके बाद नेम ऑफ द अदर प्लेसेस जहाँ पे फर्म बिजनेस करती है वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो हमने अभी पार्टनरशिप डीड में पढ़ा। डेट ऑफ एंट्री ऑफ ए पार्टनर, कभी कोई नया पार्टनर आया तो उसकी एंट्री की डेट क्या है। पीरियड ऑफ द फर्म, कितने टाइम के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई है या कितने टाइम से काम कर रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर और उसका रिप्रेजेंटेटिव, पार्टनर का भी सिग्नेचर होगा और उसके घर वालों का, रिप्रेजेंटेटिव का भी होगा। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार ये स्क्रूटनी करता है, अगर रजिस्ट्रार को लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेटिस्फाई है, सब सही है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार जो है उन सब चीज़ों को एंटर करता है एक चीज़ में जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ द फर्म। तो फर्म को सर्टिफिकेट दे देता है, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है फर्म को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद फर्म जो है रजिस्टर मानी जाती है। तो एक प्रॉपर स्टेप होते हैं। उसके बाद आते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर होने के बाद अगर कोई हम चेंजेस करते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रार के पास 14 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन लिख के सारी डिटेल भेजनी चाहिए कि हमने क्या क्या चेंज किया। अब कब होती है 14 दिन वाली कंडीशन, जब नेम ऑफ द फर्म जो है वो चेंज हो जाए, बिज़नेस का नाम चेंज कर दिया, परमानेंट एड्रेस चेंज कर दिया, बिज़नेस आपने बंद कर दिया या किसी एक जगह पे बंद किया और दूसरी जगह पे आप स्टार्ट करने वाले हो। जब कोई नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर रहा है, किसी पार्टनर की डेथ होगी, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को विद इन द 14 डेज़। अगर कोई माइनर पार्टनर है, अगर वो माइनर पार्टनर एडल्ट बन गया, ठीक है, उसको हमने एडमिट रखना है फर्म के अंदर या नहीं रखना, नए माइनर पार्टनर को या पुराने को, वो सब डिटेल भेजनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। अगर बेटा आप रजिस्टर ना करवाएं तो क्या होता है, कोई भी पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ले सकता अदर पार्टनर पे। कोई भी पार्टनर जो है अपने राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि केस ही नहीं है तो लीगल ही नहीं है, ठीक है। फर्म भी ऐसा कोई केस नहीं कर सकती किसी पार्टनर के अंदर, और फर्म भी प्रोसीड नहीं कर सकती अदर पार्टीज़ पे, यानी कि दूसरी पार्टीज़ पे केस नहीं कर सकती, और ना ही दूसरी पार्टी फर्म पे केस कर सकती। हालांकि फर्म दूसरी पार्टी पे केस नहीं कर सकती, दूसरी पार्टी फर्म पे केस कर सकती है अगर आपने लीगल एक्टिविटी की है। तो रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या है, फर्म के लिए बेनिफिट ये है कि फर्म कभी भी केस कर सकती है एक्सटर्नल पार्टीज़ पे। पार्टनर के बेनिफिट क्या है कि पार्टनर ईच अदर पे केस कर सकते हैं, फर्म पे केस कर सकते हैं, या बाहर वाली पार्टी पे अगर कोई अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप केस कर सकते हो, आपके फर्म के साथ कोई धोखा हुआ है तो। इनकमिंग पार्टनर को क्या फ़ायदा है कि अगर रजिस्टर्ड है तो सब कुछ मेंशन होगा, नॉन रजिस्टर्ड है तो बेटा ऑनेस्टली काम कर नहीं पाओगे आप, आपके खिलाफ कोई धोखा भी कर सकता है। अगर कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है ना, सेपरेट हो रहा है फर्म से, तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, अगर पार्टनर की डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी मनी या जो भी शेयर है वो देना पड़ता है, तो कोई पब्लिक नोटिस की ज़रूरत नहीं है। कोई पार्टनर अगर रिटायर हो गया, ठीक है, तो रिटायर होने के बाद जो है वो भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रिटायरिंग पार्टनर होने के बाद रजिस्ट्रार के पास ज़रूर इन्फॉर्मेशन जाएगी 14 दिन के अंदर कि ये पार्टनर जो है रिटायर हो गया है, अब इसने कोई भी लाइबिलिटी फर्म की नहीं देनी, सारी इसकी जो सेटलमेंट हो चुकी है। तो ये बेटा आपका पार्टनरशिप का छोटा सा कंसेप्ट था, आप ज़रूर मुझे फीडबैक देना। थैंक यू सो मच।